हाय हेलो एवरीवन। सो वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री से बजाज स्टाइल पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया आगे के लिए, इन चीजों को कवर करेंगे। इस इंडस्ट्री से V2 रिटेल को हमने ऑलरेडी कवर किया है, उनका Q3 का रिजल्ट डिस्कस किया है। कॉन कॉल उस कंपनी का नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। आज हम ओवरऑल कैसा स्कोप है, कैसा अपॉर्चुनिटी है बजाज स्टाइल का, इसको डिस्कस करेंगे। सो इनका बिजनेस मॉडल डिटेल में हमने लास्ट क्वार्टर में ही कवर किया है, लिंक वगैरह आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो ये कंपनी करती क्या है, वैल्यू फैशन रिटेलर है। बट इनका जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन है। मतलब इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में ये एंटर करते हैं, देन ओवर द इयर्स वहां पे अच्छे से मार्केट शेयर गेन करते हैं एंड उसके साथ कंपनी वहीं के जो नियर बाय सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां पे ग्रेजुअली एक्सपैंड करती है। सेम जैसे लैंडिंग स्टेट में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की स्ट्रेटेजी है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लेंडर है। अगर आप देखोगे तो साउथ में ही 4-5 स्टेट्स के अंदर उस कंपनी का 90-94% लोन बुक आता है। सिमिलरली वैसे स्ट्रेटेजी जो है वो बजाज स्टाइल का भी है। इनका भी जो 40 से 45% जो स्टोर का प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। देन वेस्ट बंगाल के साथ में कंपनी ने उड़ीसा में, बिहार में, आसाम में, त्रिपुरा, उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स के अंदर एक्सपैंड किया है और अभी कंपनी धीरे धीरे झारखंड, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के अंदर फोकस कर रही है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है बजाज स्टाइल का। अब देखते हैं कि Q3 में रिजल्ट कैसा आया है कंपनी का एंड यहां से आगे का कैसा आउटलुक शेयर किया है इनकी मैनेजमेंट ने। तो थर्ड क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी का, सो रेवेन्यू टर्म में 24% की ग्रोथ है कंपनी की वाई वाई लेवल पे। अब हमने इनका लास्ट मंथ जो बिजनेस अपडेट आया था, ये रेवेन्यू का नंबर हमने उसमें भी डिस्कस किया था, V2 रिटेल और वी मार्ट के साथ में कंपैरिजन करके। सो अगर मैं स्टैंड अलोन लेवल पे देखूं तो ये नंबर अच्छा लगता है, 24% का ग्रोथ। बट ऑफ कोर्स अगर मैं पूरे इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये एक एवरेज परफॉर्मेंस है बजाज स्टाइल की तरफ से, क्योंकि V2 रिटेल ने 60% से ग्रो किया है। ट्रेंड जो कि साइज में ऑलमोस्ट 10 टाइम बड़ा है, अगर हम उसको बजाज स्टाइल से कंपेयर करें, उसने भी थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 33-35% के रेट से ग्रो किया है। यानी बजाज स्टाइल ने इतने छोटे बेस के ऊपर भी जो इनका सबसे क्लोजेस्ट पीयर है V2 रिटेल, उसको भी अंडर परफॉर्म किया और ट्रेंड को, जो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया थर्ड क्वार्टर के अंदर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी का ये जो ग्रोथ का नंबर है, ये थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस है इनकी तरफ से। देन ग्रॉस प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ है, बट इबिट्टा में सिर्फ 10% की ग्रोथ है। और पीबीटी लेवल पे अगर आप देखोगे तो 20% का डिक्लाइन आया है कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर। देन ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो स्टोर काउंट कंपनी का 30% से इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 199 स्टोर्स है इस कंपनी के, V2 रिटेल के 160 स्टोर्स हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है बाजार स्टाइल का भी। देन आप देखोगे नंबर ऑफ बिल्स 36% से ग्रो हुए हैं। नंबर ऑफ बिल का मतलब क्या है कि आपके जितने भी स्टोर्स हैं उसमें कितनी बिलिंग हुई है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। सो इसमें 36% की ग्रोथ है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है कंपनी का। आप क्वांटिटी सोल्ड भी देखोगे तो इसमें भी 33% है। अगेन ये भी क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है। लेकिन एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे वाई वाई लेवल पे डिक्लाइन दिख रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज जो मेरा एक ट्रांजैक्शन होता है, एक कस्टमर जो मेरा एक ट्रांजैक्शन करता है, उसके वैल्यू में मुझे डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है वाई वाई लेवल पे, जबकि वॉल्यूम में ग्रोथ है और वैल्यू में डी ग्रोथ है। अब इसका क्या रीजन है ये अभी कॉन कॉल में आगे हम डिस्कस करेंगे। देन सबसे डिसअपॉइंटिंग है इस कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर। सो लास्ट ईयर ये नंबर 50% था, इस क्वार्टर में -3% का नंबर इन्होंने शो किया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के अंदर। अब कोई भी रिटेल कंपनी हो, उनके उनके लिए ये जो एसएसजी का जो नंबर है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि एसएसजी प्लस आपका न्यू स्टोर एक्सपेंशन, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर बनता है। सो अगर आप न्यू स्टोर एक्सपेंशन में भी बहुत हाई पेस पे कर रहे हो, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्टोर्स के अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है कंसिस्टेंटली, तो जो आपका ये टॉप लाइन का ग्रोथ है 24-25% का, ये भी सस्टेन करने का चांस नहीं है। सो इस पे भी आगे हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ने क्या रीजन दिया इसका। देन 9 मंथ्स के बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है 36% के आसपास, लेकिन जो ये एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। बट एक पॉजिटिव ये है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर कंपनी का 9 मंथ्स में वाई वाई लेवल पे अच्छा है, 10% से कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर आया है। देन अगर हम इनका सेल्स मिक्स देखें, रेवेन्यू मिक्स देखें, तो कंपनी का 87% जो रेवेन्यू है वो एपरल कैटेगरी से आया है और जनरल मर्चेंडाइज से 13% का रेवेन्यू है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एपरल कैटेगरी से जो सेल्स आता है कंपनी का, उसका रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हुआ है 85 से 87%। अब इसमें क्या मैनेजमेंट कोई डेलिबरेटली ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है तो नहीं, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया इस चीज को कि ये जो सेल्स मिक्स आप देख रहे हो ये लास्ट 3-4-5 ईयर से इसी रेंज में रहता है। मतलब जनरल मर्चेंडाइज जो है वो 13 से 15% के रेंज में रहता है
और अप्रैल कैटेगरी जो है वो 85 से 87% के रेंज में रहता है। मेजर फोकस हमारा ऑफ कोर्स अप्रैल कैटेगरी के ऊपर है, क्योंकि उसी से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वही हमारा मेन ब्रांड है। जनरल मर्चेंडाइज जो है वो इनके स्टोर में फुटफॉल ड्राइव करता है मेनली। मतलब जनरल मर्चेंडाइज के अंदर कंपनी क्या करती है, आपकी यूटेंसिल्स हो गए, ब्लैंकेट हो गया, प्लस और भी जो कुछ आइटम्स होते हैं ग्रोसरीज वगैरह, उनको सेल करती है कंपनी, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स वगैरह। सो इनके स्टोर में जो फुटफॉल है वो जनरल मर्चेंडाइज ड्राइव करता है, लेकिन कंपनी का जो मेन फोकस है, मेन जो बिजनेस एरिया है, वो अप्रैल कैटेगरी के अंदर ही है। देन अप्रैल में अगर हम देखें तो इनका ऑलमोस्ट सेल्स कैटेगरी सिमिलर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 42-43% मैन कैटेगरी से है, 28-29% इनका वुमेन कैटेगरी से आता है, और किड से 28-29% का सेल्स आता है कंपनी का। प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए Q3 में भी और 9 मंथ्स के बेसिस पे भी। कंपनी का 44% जो सेल्स है पूरे 9 मंथ्स में वो प्राइवेट लेबल से आया है। प्राइवेट लेबल मतलब क्या, जो इस कंपनी के खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं। सो इनका एक खुद का ब्रांड है स्क्वायर अप करके। तो स्क्वायर अप का पूरे FY24 में जो रेवेन्यू था वो 100 करोड़ से भी ज्यादा था। तो मतलब क्या हुआ कि वो वाला ब्रांड कंपनी के लिए काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन हमको आगे चल के कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाना है। तो अच्छे डायरेक्शन में ये चीज भी मूव कर रही है। देन ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो जो कोर मार्केट है, मतलब इनका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, ये सारे कोर मार्केट है और यहाँ से 87% रेवेन्यू आता है कंपनी का। और जो फोकस मार्केट है जिसमें झारखंड है, यूपी है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सबसे कंपनी का 12-13% रेवेन्यू आता है। सेम जैसे बीकाजी फूड्स का आप देखते हो, एक है कोर मार्केट, एक है फोकस मार्केट, सेम इनका भी कोर और फोकस मार्केट पे रेवेन्यू मिक्स है। ओवरऑल अगर हम पीएनएल देखें कंपनी का, तो ग्रॉस प्रॉफिट और टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, 22%, 25%। लेकिन आप देखोगे इबिट्टा मार्जिन कंपनी का 2.5% नीचे आ गया है, 250 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनके ऑलमोस्ट 30-35% से इंक्रीज हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस कंपनी के 55 से 60% के रेंज में इंक्रीज हुए हैं, इसलिए आपका इबिट्टा मार्जिन कम हो गया है। प्लस क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया है, तो आप देखोगे पैट लेवल पे 21% का डिक्लाइन आया है कंपनी का थर्ड क्वार्टर के अंदर। इनफैक्ट पूरे 9 मंथ्स के बेसिस पे भी अगर मैं देखूं तो टॉप लाइन का इबिट्टा लेवल का ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन पैट में 26% का डिक्लाइन हमको दिखता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q3 का प्रॉफिटेबिलिटी का जो खराब नंबर है ये सीजनल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वार्टर खराब गया है, पूरे 9 मंथ्स में कंपनी ने लास्ट ईयर के 9 मंथ्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक के ऊपर। 26% का डिक्लाइन है। पिछले साल इनका पैट था 29 करोड़ के आसपास, इस साल 21 करोड़ का पैट आया। तो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑफकोर्स अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं कंपनी के, अंडर परफॉर्मेंस है, सेल्स ग्रोथ एवरेज है जब हम इसको पीयर से कंपेयर करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी पे तो काफी खराब परफॉर्मेंस है कंपनी का। अब इनका कॉन कॉल देखते हैं, मैनेजमेंट कॉन कॉल में किस तरीके का आउटलुक शेयर कर रहा है, क्या रीजन है इस अंडर परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए, रेवेन्यू के, ग्रॉस प्रॉफिट, इबिट्टा वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंटली SSG का नंबर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जहां पे इनका -3% का नंबर आया है Q3 के अंदर। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि क्या बड़ा रीजन है जो इतना बड़ा डिप हमको देखने को मिला है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी बताया था, हमने भी डिस्कस किया था कि इनके बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, वेस्ट बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेवेन्यू मिक्स के अंदर। सो जब भी जो दुर्गा पूजा है वो Q2 में होता है या फिर Q3 के लेट में होता है, तो जो रेवेन्यू का बेनिफिट जो है वो हमको Q3 के अंदर मिलता है। इस बार अगर आप दुर्गा पूजा देखोगे तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, एंड मिड तक जो दुर्गा पूजा है वो कंप्लीट हो गया था। तो उस ड्यूरेशन का जो पूरा सेल्स का एक तरीके से बूस्ट या एडवांटेज मिलता है कंपनी को, वो शिफ्ट हो गया Q2 के अंदर। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसलिए हमारा Q2 का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी अच्छा था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लॉस हमारा कम हुआ था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर अच्छा था। और Q3 में क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा नहीं था, सो उसका एक हमको डिसएडवांटेज देखने को मिला, इसीलिए हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव आया इस क्वार्टर के अंदर। प्लस लास्ट ईयर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि पिछले साल का बेस भी बहुत हाई था। 50% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर था कंपनी का लास्ट ईयर Q3 में, क्योंकि दुर्गा पूजा लास्ट ईयर आपका मिड अक्टूबर में था। सो उसका एडवांटेज पूरा Q3 में आया। इस बार क्योंकि वो 10-15 डेज पहले हो गया, तो कंपनी के पास में वो एडवांटेज नहीं रहा, एंड वहीं पे परफॉर्मेंस में डिप आया। दूसरा मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने लास्ट 1 ईयर के अंदर 50-60 जो स्टोर्स हैं वो न्यू ओपन करे हैं।
तो इतना एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन जो हमने किया है उसकी वजह से भी जो नए स्टोर्स हैं, क्योंकि उनका लास्ट ईयर का तो बेस ही नहीं है, तो उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपको कहां से आता है? उन स्टोर से आता है जो एटलीस्ट 1-2 साल 2 साल 3 साल पुराने स्टोर्स हैं। और ये स्टोर्स इस कंपनी के लिए मेनली वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंस है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे मेन रोल प्ले करता है। सो यही ले दे के ओवरऑल मेन रीजन है कि कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर काफी खराब आया थर्ड क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर आप 9 मंथ्स के बेसिस पे देखोगे तो हमारा जो एसएसजी का नंबर है वो 10% है, और हमारा ओवरऑल गाइडेंस भी यही है कि 10% के आसपास हम हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर रखना चाहते हैं। तो 9 मंथ्स के बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, बट Q3 में जो आपको डिप दिख रहा है परफॉर्मेंस में, उसका रीजन यही है कि 10-15 डेज आपका दुर्गा पूजा पहले हो गया इस क्वार्टर के अंदर। अब अगर आप इसको देखोगे तो मैनेजमेंट के पॉइंट से अगर हम देखें तो ये रीजन बिल्कुल रेलेवेंट लगता है, लेकिन अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर एज एन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमारे पास बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, लाइक V2 रिटेल है, वी मार्ट है, ट्रेंट है। इन सारे प्लेयर्स का अगर आप देखोगे तो एसएसडी का नंबर बहुत स्ट्रांग रहा था Q3 में। मतलब अब रीजन देने को हम वहां पे कुछ भी दे सकते हैं कि उन सारे प्लेयर्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी अच्छा है, काफी अलग अलग स्टेट्स के अंदर उस कंपनी की प्रेजेंस है। लेकिन इन दी एंड मैटर क्या करता है कि उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर या ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का नंबर वो बहुत बेटर रहा कंपेयर टू बाजार स्टाइल का सेल्स ग्रोथ का नंबर। सो आई मीन रीजन आप वहां पर जस्टिफिकेशन दे सकते हो, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो इस वाले पार्ट पे बाजार स्टाइल ने काफी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है बाकी सारे प्लेयर्स को। देन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा बहुत खराब नंबर है कंपनी के। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ Q3 में आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ घट गया तो Q3 में ही आपका पैट खराब आया। पूरे 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर 21-22% से नीचे गिरा है। सो इसका रीजन पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो कॉर्पोरेट ओवरहेड है वो इंक्रीज हो गया इस साल। कॉर्पोरेट ओवरहेड का मतलब क्या? मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने हमारी वेयर हाउस की कैपेसिटी को डबल किया है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। दूसरा जो हमारा ऑफिस का स्पेस है उसको हमने इंक्रीज किया है। फिर हमने हायरिंग भी करी है बैक ऑफिस में, एम्प्लॉयज वगैरह हायर करें हैं जो हमारे प्रोक्योरिंग में हमको सपोर्ट करेंगे, बैकएंड में हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे। सो ये चीज हमने क्यों करी है? बिकॉज हमको ये जो ग्रोथ है बिजनेस का उसको फ्यूचर में सस्टेन रखना है। सो उन चीजों को लेकर के ये पूरा इंफ्रा के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और जनरली लास्ट ईयर मैनेजमेंट कह रहा है कि पूरे रेवेन्यू का 5.1% जो है वो हमारा कॉर्पोरेट ओवरहेड होता था। इस साल ये नंबर बढ़ करके 6% के आसपास हो गया है। सो ये एक बड़ा रीजन है कि एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए। इसके साथ में हमने ऑलमोस्ट 50-60 नए स्टोर्स ओपन करे और फेस्टिव सीजन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इस बार। ये सारे मेन रीजंस हैं कि 9 मंथ्स के बेसिस पे भी हमारा जो पैट का नंबर है वो इम्पैक्ट हुआ है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए अगर आप नंबर टर्म में समझोगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि 15 से 20 करोड़ जो है वो हमने एडिशनल एक्सपेंस किया है इन 9 मंथ्स के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मतलब ये जो इनका कॉर्पोरेट ओवरहेड अपना जो इन्होंने वेयर हाउस एक्सपैंड किया है, जो न्यू एम्प्लॉयज को हायर किया है, इन सारी चीजों के ऊपर 15 से 20 करोड़ और एक्स्ट्रा स्पेंड किया है कंपनी ने इन 9 मंथ्स के अंदर। अभी लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 21 करोड़। लास्ट 9 मंथ्स में कितना प्रॉफिट था? 29 करोड़। तो ये 15 से 20 करोड़ का जो नंबर है इसको अगर आप ऐड कर दोगे 21 करोड़ के अंदर जो कंपनी का लास्ट 9 मंथ्स के अंदर प्रॉफिट है, तो कंपनी का टोटल पैट कितना हो जाता है? 36 से 41 करोड़ के रेंज में। यानी अगर कंपनी ये 15 से 20 करोड़ का एक्सपेंस नहीं करती तो वाई लेवल पे कंपनी का जो पैट है, जो हमने देखा अभी 9 मंथ्स में 25-26% से गिरा है, वो एक्चुअली में 25 से 35% से इंक्रीज हो जाता। यानी प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे अगर हम समझें तो इतना खराब नहीं है ये नंबर। एक्चुअली कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। उस पर्सपेक्टिव से कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है उस पर इंपैक्ट पड़ा है। अदरवाइज ये नंबर हमको 25 से 35% के पॉजिटिव में दिखता। हाँ, वैसा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता जैसे V2 रिटेल को मिला है या बाकी प्लेयर्स को मिला है, बट स्टिल पैट के नंबर पे कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करती, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। देन एक और पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट ने क्या दी है कि हमने स्टोर एक्सपेंशन बहुत हैवीली किया है। 30% से हमारा स्टोर एक्सपैंड हुआ है लास्ट 1 ईयर के अंदर। लेकिन उसके बाद भी अगर आप हमारे स्टोर लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वो इंप्रूव हुई है। सो मैनेजमेंट कह रहा है लास्ट 9 मंथ्स में हमारे स्टोर लेवल पे जो इबिट्टा था वो 14.08% था। इस 9 मंथ्स के अंदर ये नंबर इंप्रूव होकर के 14.23% हो गया है। यानी 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आया इनके इबिट्टा के अंदर, स्टोर लेवल इबिट्टा के अंदर इन 9 मंथ्स में।
जबकि कंपनी ने काफी ज्यादा स्टोर एक्सपेंशन भी किया है, सो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। देन उसके बाद अभी हमने रिजल्ट में देखा था कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ बिल्स 30-40% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू कम हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस कंपनी के जितने भी स्टोर्स हैं उनमें फुटफॉल काफी अच्छा रहा है, फुटफॉल में ग्रोथ अच्छा रहा है, बिलिंग्स वगैरह अच्छी हुई है। लेकिन जो एवरेज टिकट साइज होता है या फिर एक कंज्यूमर जो ऑन एन एवरेज जो इनका एक एक पर्टिकुलर आइटम परचेज करता है, उसमें एक तरीके से हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। मोस्टली जो सेल्स हुई है कंपनी की इस 9 मंथ्स के अंदर, वो थोड़ी सी लोअर टिकट आइटम को लेकर के हुई है। अब इस पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि जो हमने न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं उनमें जनरली आई मीन हम भी देखते हैं कि आसपास के एरिया में जब भी कोई नया स्टोर ओपन होता है तो आप मेनली प्रेफर करते हो कि जो लोअर प्राइस आइटम हो, जो छोटे टिकट साइज के आइटम हो, उनको हम पहले परचेज करते हैं। एक तरीके से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हो, कंपनी की सर्विस क्वालिटी देखते हो, देन ग्रेजुअली आप अपना परचेज साइज इंक्रीज करते हो उस रिटेल आउटलेट के साथ में। सेम चीज मैनेजमेंट भी कह रही है कि क्योंकि इतने ज्यादा स्टोर्स हमने न्यू ओपन करे, तो जितने भी कस्टमर्स आए उन्होंने प्रेफर किया कि जो लो टिकट साइज आइटम है पहले उनको हम प्रेफर करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करें। सो उसकी वजह से एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ है। प्लस मैनेजमेंट ने भी अपनी तरफ से भी ये स्ट्रेटेजी रखी कि जितने भी इनके जो एंट्री प्राइस आइटम है उनका प्राइसिंग कम कर देंगे हम, ताकि कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज हो जाए, यानी वॉल्यूम ग्रोथ हमारा ज्यादा है। एक बार कस्टमर हमारे ब्रांड के साथ में फेमिलियर हो गया, हमारे सर्विस प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ में फेमिलियर हो गया, देन ऑफ कोर्स धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो एग्रेसिव प्राइसिंग मैनेजमेंट ने खुद की तरफ से भी रखी, इसीलिए इनका एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ, लेकिन फुटफॉल में अच्छा ग्रोथ है। अब इसका एक एक तरीके से गाइडेंस तो नहीं, लेकिन मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री ये दिया है कि इससे आप ये समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में जब हमारे ये नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं ये धीरे धीरे मेच्योर होते जाएंगे, फुटफॉल इनमें कांस्टेंट रहेगा और थोड़ा बहुत प्राइसिंग हम यहाँ पे ईज आउट करेंगे, तो इनमें ऑपरेटिंग लिवरेज आने का भी चांस है, यानी आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी बहुत हमको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद अगर हम इनका प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट 9 मंथ्स के कंपैरिजन में ये कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 38% सेल्स आया था प्राइवेट लेबल से, इस साल 44% आया है। सो 9 मंथ्स में तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप इसको Q1 और Q2 से कंपेयर करोगे तो ये नंबर Q3 में कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा। इसका रीजन ये है, मैनेजमेंट कह रहा है कि Q3 में नवंबर और दिसंबर में मेनली जो हमारे स्टोर्स पे सेल्स होती है वो विंटर कलेक्शन की ज्यादा होती है। एंड इनके जो खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं उनमें विंटर कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, इनके मेनली समर कलेक्शन या बाकी जो सीजन्स होते हैं उसके उसके रिलेटेड ज्यादा इनके पास कलेक्शन होते हैं। सो इसीलिए इनका जो प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन है वो Q3 में थोड़ा कम हुआ है, बट ओवरऑल 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो उसमें एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। देन स्टोर एक्सपेंशन का क्या स्ट्रेटेजी है? सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस को इंक्रीज किया है। पहले इनका टारगेट था कि 35 से 40 स्टोर्स हम टोटल ओपन करेंगे पूरे FY25 में। अभी 9 मंथ्स के अंदर ही इन्होंने 43 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। सो मैनेजमेंट ने गाइडेंस को इंक्रीज करके 45 से 50 स्टोर्स का कर दिया है, मतलब 43 स्टोर्स कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुकी है, 7 से 10 स्टोर्स कंपनी और ओपन करेगी इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो गाइडेंस यहाँ पे इंक्रीज किया कंपनी ने। अब ये जो स्टोर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ये फोर्थ क्वार्टर को इंक्लूड करके अगले एक साल तक का इनका स्ट्रेटेजी है कि 70% जितने भी हम स्टोर्स ओपन करेंगे वो हम हमारे कोर मार्केट के अंदर करेंगे। कोर मार्केट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, आपका उड़ीसा, बिहार, इन 3-4 स्टेट्स में कंपनी 70% स्टोर ओपन करेगी, और बाकी का जो 30% है वो इनके फोकस मार्केट में होगा, मतलब जो आपका झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सारे स्टेट्स में बाकी का 30% आएगा। देन अभी कंपनी ने 3 स्टोर्स क्लोज भी किए हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 3 स्टोर क्लोज किए हैं, और अभी तक जो पूरा जर्नी है बाजार स्टाइल का, जो भी 10-15 ईयर से कंपनी ऑपरेट कर रही है, इस पूरी जर्नी में इन्होंने अराउंड 27 स्टोर्स क्लोज किए हैं। तो अगर आप स्टोर क्लोजर रेट देखोगे बाजार स्टाइल का तो वो 11% है। मैनेजमेंट कह रहा है कि एक रिटेल फैशन रिटेलर के लिए ये नंबर काफी अच्छा है। प्लस हमारा मेन मेट्रिक क्या होता है एक स्टोर को क्लोज करने के लिए? सो इन्होंने कुछ चेकलिस्ट बनाए हुए हैं, जैसे स्टोर के अंदर इतना एक एक पर्टिकुलर फुटफॉल आना चाहिए, स्टोर में इतना नंबर ऑफ बिलिंग होना चाहिए, ओवरऑल सेल्स इतना होना चाहिए, एक टाइम के बाद उसका ब्रेक इवन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो इन चेकलिस्ट में से जब भी मोस्टली नंबर जो हैं वो एक स्टोर मीट नहीं कर पाता है तो कंपनी उस स्टोर को क्लोज कर देती है। आप इसको एक्चुअली सेम ले सकते हो, जैसे एक इन्वेस्टर एक चेकलिस्ट यूज करता है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, कैपेक्स होना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज होना चाहिए, ROE में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सेम वैसा ही कंपनी अपने स्टोर क्लोजर को लेकर के
इस चेकलिस्ट को फॉलो करती है। देन डेट लेवल अगर हम देखें तो करंटली 116 करोड़ के आसपास का टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, लेकिन इसमें से 48 करोड़ का जो पेमेंट है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इनके पास पेंडिंग है, क्योंकि Q1 में इनका एक स्टोर के ऊपर फायर का इंसिडेंट हुआ था। अब वहां पे वेंडर्स को तो बजाज स्टाइल ने खुद से पे कर दिया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से इनको अभी पेमेंट आना बाकी है 48 करोड़ का। सो जब वो 48 करोड़ का पेमेंट आएगा तो डेट लेवल कंपनी का ऑटोमेटिकली और ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर डेज अगर हम देखें कंपनी का, तो लास्ट ईयर ये नंबर 83 था, अभी ये नंबर 72 है। सो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। आगे चल के मैनेजमेंट कह रहा है कि 60 डेज से लेकर के 75 डेज के बीच में रहेगा हमारा ये वाला नंबर। मतलब यहां से और ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, लेकिन फर्दर डिटोरिएशन भी नहीं होगा। इस लेवल पे कंपनी इसको मेंटेन करके रखेगी। एक और पॉजिटिव, मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। सो लास्ट कॉन कॉल में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि फर्स्ट हाफ में 6 मंथ्स के अंदर कंपनी का ग्रोथ जो है वो 40-41% है। स्टिल फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट सिर्फ 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, मतलब काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस है। तो अब इन्होंने उस गाइडेंस को इंक्रीज किया है। मैनेजमेंट कह रहा है फुल ईयर बेसिस पे 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर, और प्लस आगे कुछ सालों के लिए हमारा मानना है कि 25 से 30% का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा हमारे मॉडल के लिए, जिसमें से 8 to 10% का जो ग्रोथ है वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आएगा। मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कंपनी 10% के आसपास टारगेट कर रही है। देन उसके बाद ई कॉमर्स पे क्या स्ट्रेटेजी है। सो कंपनी का एक्चुअली दो फोकस एरिया है, एक तो इनका रिटेल आउटलेट तो चल ही रहा है, इसके अलावा जो दो फोकस एरिया है, एक है ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस में कंपनी क्या करती है, जो भी कस्टमर्स इनके स्टोर्स पे आते हैं एंड फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक पर्टिकुलर साइज का जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिला, या फिर एक पर्टिकुलर कलर का कोई प्रोडक्ट चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, सो कंपनी उस कस्टमर्स को अपने वेयर हाउस से मतलब एक तरीके का होम डिलीवरी प्रोवाइड करती है। तो एक कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो गया, ये हो गया ओमनी चैनल वाला प्रेजेंस। तीसरा जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है, इस पे मैनेजमेंट कह रहा है कि ई कॉमर्स मतलब एक तो हैविली फोकस नहीं है हमारा ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि ये जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी जो कंपनीज हैं, इनके साथ में हम टाई अप नहीं करना चाहते, बिकॉज हम एक वैल्यू फैशन रिटेलर है। सो अगर हम उनके साथ में टाई अप करेंगे तो हमारा मार्जिन कंप्रेस हो जाएगा, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ई कॉमर्स वाले पार्ट को कंपनी खुद अपने वेबसाइट पे ही ऑपरेट कर रही है, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली इनके वेबसाइट से आके ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, वहीं से कंपनी उनको सप्लाई करेगी। लेकिन ज्यादा फोकस इनका नहीं है ई कॉमर्स के ऊपर, मेन फोकस रिटेल स्टोर्स के ऊपर है, और साथ में ये जो ओमनी चैनल वाला इनका प्रेजेंस है उस चैनल के ऊपर इनका फोकस है। देन लास्ट ईयर इन्होंने एक एडिशनल कैपेक्स किया था, ये 15 से 20 करोड़ का इंफ्रा बिल्डिंग के ऊपर, जहां पे इन्होंने वेयर हाउस की कैपेसिटी को इंक्रीज किया, मैन पावर हायरिंग किया। अब इस साल कंपनी का टारगेट है कि 15 से 20 करोड़ ये फिर से एक एडिशनल कैपेक्स करेंगे, लेकिन ये वाला जो कैपेक्स होगा वो टेक वाली साइड पे होगा। तो इसमें ये चीज हमको कहां पे रिफ्लेक्ट होगी बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट कह रहा है आपको हमारी एफिशिएंसी के अंदर ये चीजें दिखेंगी, बिकॉज ये 15-20 करोड़ का जो हम कैपेक्स कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा कि जो लीड टू डिलीवर का जो टाइम है हमारा इन्वेंट्री का, वो इंप्रूव हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्टोर लेवल पे जो चर्निंग है वो इंप्रूव होगी, यानी हमारा ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होगा। सो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 15 से 20 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन मतलब अब ये क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन इनका ठीक ठाक रेट पे चल रहा है, 25-30% पे चल रहा है। सो क्या आगे चल के ऐसा चांस है कि कंपनी का ये जो सीजनैलिटी है Q3 को लेकर के वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। इस पे मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑफ कोर्स मतलब हमारा रेवेन्यू मिक्स जो है, रेवेन्यू का जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा बहुत कम जरूर होगा आगे चल के, कोलकाता, वेस्ट बंगाल और बिहार के ऊपर से जब हम यूपी में एक्सपैंड करेंगे, झारखंड में एक्सपैंड करेंगे। लेकिन Q3 में जो सीजनैलिटी है वो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कम होगी नियर फ्यूचर में। उसका रीजन ये है, कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी देखोगे तो जो भी रिटेलर नॉर्दर्न रीजन के अंदर प्रेजेंट है या सेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, Q3 हर एक फैशन रिटेलर के लिए बहुत बड़ा क्वार्टर प्ले करता है। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 से 55% जो इबिट्टा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक रिटेलर के लिए, वो Q3 में आता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में काफी सारे फेस्टिवल्स आते हैं। सो उसी को देखते हुए मैनेजमेंट कह रहा है कि रेवेन्यू शेयर जरूर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन Q3 का जो सीजनैलिटी है वो हमको नहीं लगता कि किसी भी रिटेलर के लिए कम होगा नियर फ्यूचर में। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि कंपटीशन इंटेंसिटी जो है वो ओवरऑल बिल्कुल सेम है जैसी लास्ट ईयर थी। मतलब कुछ खास ज्यादा इंटेंसिटी हमको देखने को नहीं मिल रही है। एक्चुअली जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो इस इंडस्ट्री के लिए भी काफी फेवरेबल है।
मैनेजमेंट कह रहा है कि जो जेन जी है, जो जिस तरीके का टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं और जैसा उनको कन्वीनियंस चाहिए आज के टाइम पे, मतलब एसी एनवायरनमेंट वाला उनको शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर, प्लस जो ट्रायल रूम वाला जो एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सचेंज ऑफर का जो फैसिलिटी मिलता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत एडिशनल फैसिलिटीज हैं जो उनको ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर मिलते हैं और अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास में नहीं मिलते हैं। तो वहां से मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। और इंडिया में कंपनी का कहना है कि जैसे आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे तो आपका जारा है, H&M है, ऐसे बहुत सारे फैशन रिटेलर्स हैं। इंडिया में एक भी कोई ऐसा बड़ा वैल्यू फैशन रिटेलर नहीं है। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिनके 200-300 स्टोर्स हैं, तो स्कोप बहुत है। कंपनी कह रही है कि इनफैक्ट हमारे पास एक और एडवांटेज क्या है कि हर एक रीजन में जो कल्चर है इंडिया का वो डिफरेंट है। जैसे वेस्टर्न रीजन में थोड़ा अलग कल्चर हो जाता है, नॉर्दर्न रीजन में अलग कल्चर हो जाता है। तो कंपनी कह रही है कि ये एक और तरीके से एडवांटेज देता है कि 4-5 बड़े जो पैन इंडिया रिटेलर्स हैं उनको ये इंडस्ट्री एकोमोडेट कर सकती है। तो ग्रोथ को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, अगले काफी सालों तक एक अच्छे पेस पे हर एक प्लेयर ग्रो कर सकता है। देन इबिट्टा मार्जिन को लेकर के कंपनी का कहना है कि जब कोई भी स्टोर हमारा जो फर्स्ट ईयर में होता है उसका ऑन एन एवरेज 3-4-5% का इबिट्टा होता है। सेकेंड ईयर में वो इबिट्टा इंप्रूव होकर के 8-9% पे जाता है, और थर्ड ईयर में जब वो स्टोर मेच्योर हो जाता है तो 14-16% का इबिट्टा रहता है। मतलब क्या है, मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 1-2 सालों में हमने बहुत एग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन किया है, तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा और एक अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन इसके साथ में कंपनी ने पैट मार्जिन का भी गाइडेंस दिया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि FY25 में 3-4% का पैट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 4-6 क्वार्टर्स के अंदर हमारा जो पैट मार्जिन है उसको हम 5% तक लेकर के जाएंगे। और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है कि Q4 जो है कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर का वो प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों? बिकॉज ईद एक बहुत बड़ा ओकेशन होता है इस कंपनी के लिए। अगेन वही बंगाल और असम में इनकी प्रेजेंस है, तो ईद वहां पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इनके लिए, एक सेल्स बूस्टर काइंड ऑफ वो ओकेशन होता है। सो क्योंकि इस बार मार्च में आपका ईद आ रहा है तो कंपनी कह रही है कि इसलिए Q4 में हमारा अच्छा ग्रोथ भी रहेगा और Q4 हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा। लास्ट ईयर कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस था, 6-7 करोड़ के आसपास का। कंपनी इस बार फोर्थ क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है। सो ये पूरा कॉन कॉल है कंपनी का। रिजल्ट ऑफ कोर्स खराब रिजल्ट थे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रोथ भी काइंड ऑफ एवरेज थी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर के लिए और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस वगैरह ठीक ठाक दिया है कंपनी ने। इनफैक्ट अगर आप इनका ओवरऑल वैल्यूएशन देखोगे या डील देखोगे तो जिस तरीके की इन्होंने गाइडेंस दी उससे डील तो अच्छी लगती है। बिकॉज कंपनी का कहना है कि फोर्थ क्वार्टर हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा और पूरे FY25 में 3-4% का पैट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर 30% का ग्रोथ का गाइडेंस है, रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, तो कंपनी ऑन एन एवरेज 1290 या 1300 करोड़ के आसपास FY25 को एंड करेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब अगर उसके ऊपर आप कंपनी का 4% का पैट मार्जिन देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हो जाता है, 51 करोड़ के आसपास। सो 51 करोड़ से अगर आप कंपनी के करंट मार्केट कैप को डिवाइड करोगे तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो अराउंड 35-37 के आसपास आता है। और अगर मैं इसका लोअर एंड लेता हूं गाइडेंस का 3% का पैट मार्जिन, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 39 करोड़ निकलता है, एंड अगेन उस पर भी फॉरवर्ड पी आ जाता है आपका 41 के आसपास। यानी डील अगर मैं देखूं, वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो काफी कम हो गया इस स्टॉक का। बिकॉज जब हमने लास्ट टाइम इस कंपनी को डिस्कस किया था उस टाइम पे इसका पी 100 के आसपास था, और वहां से ऑलमोस्ट 40-50% का करेक्शन हम देख चुके हैं इसके स्टॉक के अंदर। हाई से ऑलमोस्ट 55-60% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, तो काफी मतलब सीवियर करेक्शन आया इसके स्टॉक के अंदर। एंड अभी वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो डील थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके लिए कंपनी को फोर्थ क्वार्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा अपने पैट के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर 6-7 करोड़ का लॉस था। तो उसके अगेंस्ट में अगर कंपनी 30 करोड़ का पैट रिपोर्ट करेगी फोर्थ क्वार्टर में, तब जाके इनका जो FY25 का पैट है वो 51 करोड़ के आसपास होगा। और अगर इनको वो 3% वाला पैट मार्जिन का गाइडेंस अचीव करना है तो स्टिल कंपनी को 6 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट में 9 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो कहां से इतना हाई ग्रोथ आएगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। सो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रैक करने को, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव देखूं तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग डील बनता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी V2 रिटेल है जो 55-60% पे ग्रो कर रहा है, उसका आगे का गाइडेंस भी 40-50% का है। स्टोर एक्सपेंशन कंपनी 30-40% पे टारगेट कर रही है।
प्लस उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का भी अगर आप गाइडेंस देखोगे तो वो तो 10% का है, लेकिन कंपनी का एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली 25-30% के आसपास रहता है। सो नंबर वन प्लेयर ऑलरेडी V2 रिटेल है हमारे पास। देन अगर बजाज स्टाइल को अगर आप ट्रेंड से भी कंपेयर करोगे तो ये कंपनी उसको भी अंडर परफॉर्म कर रही है। ट्रेंड 35-40% पे ग्रो कर रहा है इतने बड़े बेस पे भी। तो मेरे लिए बजाज स्टाइल तब इंटरेस्टिंग बन सकता है जब एटलीस्ट ये ट्रेंड को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करे एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखे। सो ओवरऑल गाइडेंस अच्छा लग रहा है, बट देखना होगा कंपनी का कंसिस्टेंसी कैसा रहता है। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि फोर्थ क्वार्टर में एक बार कंपनी के रिजल्ट आ जाए, इनके नंबर्स आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉप लाइन का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे इंप्रूवमेंट दिखाना होगा कंपनी को। तो उसको ट्रैक करेंगे, देखेंगे कैसे नंबर्स आते हैं एंड बाकी चीजें आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी तो करंटली इस पूरे वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस के अंदर ऑफ कोर्स V2 रिटेल बेस्ट डील लगता है। उसका कौन कॉल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। बाकी जो भी आपके डाउट्स है शेयर करते रहिए।